रिगार्डिंग होने हासिल बोलने के लिए बुलाया है उनका धन्यवाद। साइबर क्राइम आज का एक सबसे चरम मुद्दा है। आप इससे हर बच्चे से लेके और बुजुर्ग तक आज इसमें पीड़ित हैं। आप देखेंगे कि आप किसी भी दुकान पर जाते हैं, चाहे वो 1 रुपए की चीज हो या 100 रुपए की, कोई आपको फ्री नहीं देता। दिए किसी ने चीज फ्री? तो आप इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम, किसी भी ऐप पे कोई चीज देखते हैं कि आपको फ्री मिल रही है, तो ये पॉसिबल है। लेकिन उस फ्री के चक्कर में आप अपना डेटा सारा कुछ उसमें भर सकते हैं। ये बात है। तो सबसे पहले आज एक सबसे बड़ी चीज है कि आपको फ्री का लालच दिया जा रहा है। जो आपने देखा होगा, ऐड देखिए, जो आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि ये चीज फ्री है आपके लिए, देखे हैं मैसेज? आपने भी देखे होंगे जो स्टाफ है जो, लेकिन ये सिर्फ फिशिंग है, धोखा है। कोई भी चीज फ्री नहीं मिल सकती। लोग इंटरनेट पे टेलीग्राम ऐप, जो सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड चल रहा है, टेलीग्राम ऐप के माध्यम से आपको एक लालच दिया जाता है कि आपको पार्ट टाइम जॉब दे रहे हैं, और वो पार्ट टाइम जॉब के लिए 1 या 2 दिन आपसे काम करवाएंगे कि आप फेसबुक पे आप पिक्चर शेयर करो, 100 बार 200 बार आपको 500 रुपये मिलेंगे, 1000 रुपये मिलेंगे। फिर उसके बाद वो आपसे आपका OTP वगैरह शेयर कर लेते हैं, और वो आपके जो अकाउंट में है पैसे हैं वो सारा आपके अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो जो सबसे बड़ी बात है कि हमें अपना OTP किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत में शेयर नहीं करना। आपने ये बात अपने माता पिता और अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी बतानी है। OTP आपको आपने किसी से पैसा प्राप्त करना है, UPI पेमेंट, गूगल पे, जी और पेटीएम वगैरह से, तो आपको कोई पैसा भेजता है, उसके लिए आपको उसको OTP देने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप किसी को पैसा देते हो तो उसमें OTP देने का तो कोई जरूरत नहीं है, सीधा आपके अकाउंट में पैसा आएगा। वो आपको भ्रमजाल में फंसाते हैं कि मैंने आपको पैसा भेजना है, तो आप उसके लिए हमारे को OTP दीजिए। तो OTP किसी को भी नहीं देना। एक आजकल इस एरिया में सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग विदेश में जाना है, इस एरिया के लोग। तो वहाँ से विदेश से किसी भी व्यक्ति का कॉल आता है, वो कहता है कि मैं विदेश से बोल रहा हूँ, तो हम लोग उसको बोल देते हैं कि यार फलाना आदमी बोल रहा है, वो ब्लफ कर रहा है हमारे साथ। तो वो कहता है कि मेरे पास पैसे भेजने हैं, लेकिन मेरे अकाउंट में इनकम टैक्स की नज़र है, ये है वो है, मैं आपके अकाउंट में पैसा भेजना चाहता हूँ। तो हम एकदम तैयार हो जाते हैं कि मेरा जानकार है, जबकि वो आपका जानकार नहीं है। तो उसको हम अपना अकाउंट नंबर दे देते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो आपको एक रसीद भेज देता है बैंक की कि मैंने $50,000 आपके पास भेज दिए। तो हम भी खुश हो जाते हैं। जिस आदमी से हमारी कभी 1-2 साल बात नहीं है, उसने हमारे अकाउंट में पैसे $50,000 भेज दिए हैं, 5 लाख की रसीद भेज दी। तो उसके बाद उसका काम स्टार्ट होगा। वो बोलता है कि मैंने आपको $50,000 दिए हैं, जो लगभग इंडियन करेंसी में 20-25 लाख 30 लाख रुपए हो गए हैं, तो मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैंने इंडिया आना है, मेरी टिकट बुक करवानी है, तो मेरा एजेंट या मेरा दोस्त आपसे बात करेगा, वो आप अपने अकाउंट में बताएगा, उसमें पैसे का। जबकि हमारे पास जो पैसा आया है, हमारे पास बैंक से कोई ट्रांजैक्शन होती है, वो हमारे मैसेज आता है, कोई रसीद भेज देगा हमारे को, वो रसीद नहीं मांगनी। जब तक हमारे अकाउंट में पैसे की अकाउंट बैंक की तरफ से SMS नहीं आए, उसके बाद हम उसके भ्रमचाल में आ जाते हैं और
वो हमारे को बोलता है कि इस अकाउंट में पैसे डाल दो, 20,000 रुपये से स्टार्ट करता है, करते 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 अभी एक मिशन का ही केस है, उसमें उस आदमी से उसने 35 लाख रुपए ले लिए। तो बिना जब तक किसी का नंबर आपके पास नहीं है, आपके माता पिता के पास नहीं है, उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। और ना ही उससे कोई अपना अकाउंट नंबर से उसके कहने पे किसी भी अकाउंट में पैसे जमा करना। और इंटरनेट पे कोई भी अननोन लिंक आता है आपके पास, टेलीग्राम, फेसबुक, उसको लिंक को क्लिक नहीं करना, क्योंकि जो फिशिंग का सिस्टम है, आपका जो सारा सिस्टम है वो फेसबुक की आईडी दूसरे आदमी के पास चली जाती है और फिर उससे आप उसको नहीं चला सकते। और आप लोग बच्चे हैं, मेरी यही सलाह है कि आप लोगों की कंप्लेंट्स हमारे पास सबसे ज़्यादा आ रही है कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, टेलीग्राम अकाउंट हैक हो गया। आप अपना अभी जब जरूरत होगी तो इसको यूज़ करें। टेक्नोलॉजी है, इसका यूज़ करना अच्छी बात है, लेकिन आप अननोन लिंक के ऊपर कोई लिंक लाइक ना करें और ना उनकी बात हो गया। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मेरी सबसे बड़ी ये बात है कि जब तक आप अपना OTP किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, किसी भी ऐप का, तो उसके पास आपका एक्सेस नहीं जा सकता। धन्यवाद। ट्रैफिक रूल्स के बारे में बच्चों को सावधान करें, बताएं, जानकारी दें। श्री जय जी। ये जो 500 लड़की ये सोच कर निकलेगी और सोच कर चलेगी, जब घर से निकलेगी तो याद करके निकलेगी कि उनके साथ उनके बाप की पगड़ी भी चल रही है, और खुद कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे परिवार शर्मिंदा हो। लेकिन उसके बाद का कोई काम करे तो वो ये बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे और वो आवाज उठाएंगे। और यही आवाज मेरी बच्ची तानिया ने, जो स्कूल की टॉपर है, स्कूल का मान है, उसने पिछले दिनों उठाई। और विद्यालयों को मेरी इस बच्ची पर गर्व है, और गर्व है ऐसे माता पिता पर जिन्होंने अपनी बच्ची का साथ दिया, क्योंकि वो साइंस स्टूडेंट है, टॉपर बच्ची है। और इस देश के अंदर शायद चरित्र के साथ जीना और एक अच्छा टॉपर बच्चा होना वो शायद बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर वो बच्चा अपनी शिकायत करता है तो उसकी शिकायत को भी कभी सही तरीके से नहीं लिया जाता। मैं चाहूंगी कि आप शिकायत जरूर करें। और यहाँ बैठे मौजूद हर अधिकारी से ये कहूंगी कि जब लड़की शिकायत लेकर पहुंचे तो ये ना सोचा जाए कि तेरे में कोई कमी होगी और उसके माँ बाप का जो मनोबल है वो तोड़ा जाए। आप साथ दीजिए कि जब कोई शिकायत करने पहुंचे तो लोग निर्दोष भी होता है और चरित्रवान भी होता है, कभी कभी उठता है। बहुत सारी लड़कियां इसलिए शिकायत नहीं करती कि उन्हीं के चरित्र को दागदार कर दिया जाएगा, इसलिए हमें थाने तक तो जाना ही नहीं। बच्चियों से ये जरूर कहूंगी कि आप कभी भी जीवन में कभी गलत और झूठा इल्जाम किसी पर भी मत लगाना बच्चे, किसी का जीवन खराब हो सकता है। चरित्र को साथ लेकर चलना है, मान को साथ लेकर चलना है, अपने विद्यालय का और अपने परिवार का हमेशा मान रखना है। और मैं आज सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे बीच में ऐसी ही एक महिला अधिकारी पहुंची है जिन्होंने अपनी पहचान अपने बूते पे बनाई, अपने माता पिता का मान रखा और हम सब लोगों को उन पे बहुत बहुत मान है, सम्मान है। और ऐसी एक संस्था भी हमारे बीच में आई हुई है। आज की मुख्य अतिथि रिस्पेक्टेड मैडम डॉक्टर विशाली IAS ADC करनाल, हमारे बाहर से आए हुए MC और हमारे किशन कुमार जी जो ये संस्था चला रहे हैं, मैडम, प्रिंसिपल जी, स्टाफ और प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं मैडम का बड़ा धन्यवादी हूँ
कि इन्होंने मेरे लिए वैल्यूएबल टाइम दिया है ट्रैफिक के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, भारत का सर्वोच्च कानून क्या है। भारत का सर्वोच्च कानून भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके पैरेलल वे में अपराध की बात आती है। अपराध को कंट्रोल करने के लिए आईपीसी बनी है और इसको लॉर्ड मैकाले ने 1860 में बनाया था। इसमें कुल 511 धाराएं हैं। अपराध करने वाले लोग इतने साथी हो चुके हैं कि इन धाराओं में वर्णन नहीं है कि कौन सी धारा लगाएं। इसके लिए केंद्रीय और राज्य सरकार, आपके पास विषय भी है, कानून बनाती है 2/3 मेजोरिटी से। सेंटर के कानून अलग हैं। जैसे मैंने कहा, नशे के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट बनाया है, शराब के लिए एक्साइज एक्ट बनाया है, साइबर के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया है, मैनी टाइप्स ऑफ एक्ट। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाती है। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, नो स्मोकिंग एक्ट, ये जो खोखो वगैरह पे सिगरेट बीड़ी पीते हैं, इनके लिए कोटप्पा एक्ट बनाया है, बहुत एक्ट बनाए हैं। परंतु आज हमारा स्पेसिफिक टॉपिक मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर गाड़ी अधिनियम। एक्चुअल में मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 में बना, एप्लीकेबल हुआ और उसमें अपराध बढ़ते चले गए। तो ये 2019 में नया उसके फाइन बढ़ा दिए गए हैं, वो लागू हुआ। इससे प्रीवियस की बात करूं मैं, भारत में सबसे पहले मोटर व्हीकल एक्ट 1914 में आया था, 1914। उस टाइम देख लो 1914 में क्या होगा, छोटी छोटी लपरेटा वगैरह बाइक्स वगैरह होती थी। जो जनसंख्या बढ़ती चली गई, दुर्घटनाएं होती चली गई, ये 1934 में अमेंडमेंट हुआ, आजादी से पहले की बात है। और जब भारत देश आजाद हो गया तो 1988 में मोटर व्हीकल एक्ट आया। इसका मतलब ये गाड़ियां 1988 में नहीं, परंतु उसको स्ट्रिक्टली लागू किया गया है। आज के टाइम में आप बहुत भयंकर बीमारियों का नाम सुनते हैं, कोविड जिससे हम अभी पनपे हैं, स्वाइन फ्लू, एड्स, बहुत बीमारियां हैं, परंतु इन सब का इलाज है। इनके लिए बड़े बड़े डॉक्टर, हॉस्पिटल, विदेशों में इलाज है। बट जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक दुर्घटना है, वो लाइलाज है, उसका इलाज नहीं है। जब भी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं या घर जाते हैं तो हमारे परिवार वालों को, हमारे बुजुर्गों को यही रहता है कि हमारा वापिस बच्चा आएगा नहीं आएगा, कितनी समस्याएं। इसका कोई ऐसा इंजेक्शन या दवाई नहीं बनी कि पेरेंट्स उसको लगवा दें, रास्ते में दुर्घटना होगी नहीं होगी। इसके लिए अवेयरनेस है। अगर हम अवेयर रहेंगे तो दुर्घटनाओं पे काबू किया जा सकता है। इसके अगर आंकड़ों की बात करूं मैं, हर 1 घंटे में 15 आदमी अपने घर वापस नहीं जाते। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और 15 को 24 से डिवाइड करें, 360 आदमी अपने घर वापस नहीं जा रहे, बीच में रह जाते हैं, दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। एक स्वस्थ आदमी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जब घर से बाहर निकलता है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, और वो रास्ते में इकलौता पुत्र चला जाता है, तो देश को कितना नुकसान होता है, परिवार को कितना नुकसान होता है। तो इसके लिए आज मैंने ये इस स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करनी, टाइम बड़ा कम है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया है? ये सड़क पर घटने वाली घटनाओं को रोकने के लिए और यातायात के नियमों का पालन करने के लिए। हमारे देश में हर एक चीज के लिए लॉ है, बट हम उससे अनभिज्ञ हैं। अगर हम उस पर करें तो हर काम लॉ के मुताबिक है। तो इसमें 20 सेक्शंस हैं, ये पूरे भारतवर्ष में लागू है। कितने राज्य प्लस केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं हमारे, पूरे भारत में यही मोटर व्हीकल एक्ट है। बिना हेलमेट के JNK में चलेगा, हरियाणा में चलेगा, सेम ऑफेंस है। इसमें सबसे पहले है भाई, ट्रैफिक कहते किसे हैं? व्हाट इज ट्रैफिक? आपके लिए ट्रैफिक मुंह पे है, पेपर में पढ़ते हैं,
टीवी चैनल पे देखते हैं आप, हर जगह देख रहे हैं ट्रैफिक की बात। खून में लथपथ होते हैं, सबसे पहला पेज इसी में लिखा होता है, टीवी पे इतने आदमी घायल हो गए, कोमा में चले गए। कई बार तो परिवार वाले यहाँ तक कह देते हैं परमात्मा इसको उठा ले तो ज़्यादा बेटर है, कितने साल हो जाते हैं। तो ट्रैफिक किसे कहते हैं? ट्रैफिक की जो परिभाषा है, कानूनी तौर पे सार्वजनिक स्थान पे जो आवागमन है जिसमें पैदल चलने वाला यात्री भी शामिल है, वो ट्रैफिक है। आज से पहले हम अपने आप को, जब हम सड़क पे चल रहे हैं, हम अपने आप को ट्रैफिक मानते ही नहीं है, ट्रैफिक ही हम व्हीकल को मान रहे हैं। बस आज से अगर ये प्रण ले लें भाई, हम जब घर से बाहर निकले और पेडिस्ट्रियन चल रहे हैं तो हम ट्रैफिक में हैं। सबसे मेन बात ये है, हल्की गाड़ियां कौन सी होती हैं और भारी गाड़ियां कौन सी होती हैं और मीडियम गाड़ियां कौन सी होती हैं। ये भी हमारा एक क्विज कंपटीशन भी होता है मैडम, क्विज कंपटीशन में भी आते हैं। तो हल्की गाड़ियां कौन सी होती हैं? आप बच्चे सभी नाम के आधार पे बताएंगे, ये नाम के आधार पे नहीं होती है, ये वजन के आधार पे होते हैं। आरसी पे नंबर लिखा होता है। जिन गाड़ियों का वजन 1 किलोग्राम से लेकर के 6000 किलोग्राम तक है वो हल्की गाड़ियां हैं। मीडियम गाड़ियां हैं 6000 से 7500 के बीच में, और हैवी है 7500 से अबव, वो हैवी गाड़ियां हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे देश में, खास करके भारत में, 1,40,000 लोग दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। विश्व में अगर हम बात करें, 1% व्हीकल है हमारे पास, 1% व्हीकल है, और दुर्घटनाएं 10% होती हैं। इसमें जो यंगेस्ट बच्चे हैं 30 से लेकर के 59 तक की एज के जो हैं वो खास करके मारे जाते हैं। 50% एक्सीडेंट की वृद्धि होती है, और इसमें हमारा और सबका एक ही है, अगर हम इससे अवेयर रहेंगे। सबसे ज़्यादा जो चालक की लापरवाही से एक्सीडेंट होते हैं, किस तरीके से चलते हैं वो, आप डेली बाइक देखते हैं कि कितने बच्चे किस तरीके से चलते हैं, अंडर एज, बिना लाइसेंस के। चालान भी करते हैं, उनको स्ट्रिक्टली चेक भी करते हैं, कोई बात नहीं। शराब के नशे में चलते हैं, भयंकर तरीके से चलते हैं, काफ़ी तरीके से वो दुर्घटनाएं करते हैं, और वो बहुमूल्य लाइफ खत्म हो जाती है और हमारा अनमोल रतन गवा जाता है। इसके लिए वैसे तो टॉपिक काफ़ी है, 4E और 4C का फार्मूला एक लागू किया है रिसर्च फेलो ने, शोधकर्ताओं ने इस पर रिसर्च की है, वो हर टाइम इस पर काम करते हैं। 4E में सबसे पहले एजुकेशन, ट्रैफिक के नियमों के बारे में शिक्षा देना और शिक्षा लेना। आपके टीचर साहबान या आपके पेरेंट्स आपके बारे में बता देते हैं तो ठीक है, नहीं, कई बार आपका टीवी का प्रोग्राम आता है, टीवी में ट्रैफिक का, तो कोई मेरे जैसा थानेदार वहाँ ट्रैफिक का प्रोग्राम दिखाता है या बताता है आपको, आप उसको मेन स्विच को बंद कर देते हैं और गाने बजाने वालों का प्रोग्राम शायद पहले देखते हैं, वो नहीं देखते जो आपकी बहुमूल्य लाइफ से जुड़ा हो। अगर हम शिक्षा देंगे और लेंगे तो ट्रैफिक दुर्घटनाओं में फर्क जरूर पड़ेगा। उन्होंने अपने पास को कॉपी पेस्ट करा लिया, सबने डिवाइड कर लिया, और जो पैसे हैं वो जेब में खर्च करते हैं, और उसको कंडक्टर ने पकड़ लिया। कंडक्टर ने पकड़ लिया, बड़ा मासूम बच्चा था, बड़ा एजुकेटेड, तो उस बच्चे ने उसको पूछा, बेटा आपके पास नहीं है, आप गलत हैं। तो वो घबरा गया, आपके खिलाफ एक्शन होगा। घबराने से वो पिछली सीट पे आया, आका एक स्पीड ब्रेकर था, बस स्लो हुई और उसने पिछली खिड़की से पेशेंस के बिना छलांग लगाई, आगे पुली थी, उसका सिर लगा और एट द स्पॉट उसकी परमात्मा को प्यारा होगा। देखो, टू इज द ह्यूमन, मनुष्य गलती का पुतला है, बट पेशेंस रखना जरूरी है। गलतियां होती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी लाइफ के लिए हर एक जगह हर लेवल पे तैयारी रहती है। उसके बाद है एंथुसियाज्म, उत्साह। डीसी साहब यहाँ आए हैं, इनका हम नगर पालिका की तरफ से धन्यवाद करते हैं, चेयरमैन व सभी पार्षदों की तरफ से, और हमारे बीच सरपंच व हमारे गुरुजी और हमारे सचिव साहब निश्चित से, और जितने भी यहाँ अध्यापक व मीडिया प्रभारी व बच्चे हमारे बीच में आए उनका धन्यवाद करते हैं। और जो हमारे सचिव साहब ने आप लोगों को बताई है उस पर गौर करें,
और हम प्रिंसिपल मैडम का भी दिल से धन्यवाद करते हैं, हम जो स्कूल को अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। बहुत ही मतलब इस सभी को एक साथ लेकर स्कूल को साफ सुथरा रखा हुआ है। जब भी मैडम को हमारी जरूरत पड़ती है पार्षदों की, हम मैडम के साथ खड़े हैं और हम मैडम का भी धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, म्युनिसिपल काउंसिल के प्रतिनिधि, सभी जनप्रतिनिधि, समाज सेवक, सभी को मेरा सादर नमस्कार। पुलिस की स्पेशली मैं पुलिस के विभाग की तरफ से जो आए हुए प्रतिनिधि अजय सिंह जी, राजीव सिंह, इन दोनों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतने कॉम्प्लिकेटेड मैटर, साइबर क्राइम और ट्रैफिक रूल्स, रोड सेफ्टी के बारे में इतने अच्छे से बच्चों को समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चियों को ढेर सारा प्यार। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ते हुए, उन्हें आगे बढ़ते हुए। आज से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, 2000 की बात है जब हमने सुना था कि हरियाणा में तो बेटियों को पैदा ही नहीं होने दिया जाता। तो जब मुझे हरियाणा कैडर मिला था 2017 में, तो मेरे मन में भी काफ़ी डर था कि पता नहीं कहाँ कैसे काम कर पाएंगे। वहाँ पर कुछ विधान समाज है, बच्चियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता। परंतु यहाँ आकर मुझे लगा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हरियाणा बहुत तेज़ी से बदला है। मैं देखती हूँ हाँ, हम सुनते थे कि हरियाणा में नहीं बढ़ने दिया जाता। हरियाणा के ही आज एक छोटे से स्कूल में, छोटे से गाँव के छोटे से स्कूल में मैं देख रही हूँ कि देखोक जैसा इनिशिएटिव शुरू किया है, जो कि हमारे लिए खुशी की बात भी है और गर्व की बात भी है। अक्सर हम सुनते हैं कि सशक्त नारी बनने के लिए, आपको मॉडर्न बनने के लिए आपको कुछ अलग तरीके का काम करना पड़ता है। बहुत सी लड़कियाँ समझती हैं कि अपने बुजुर्गों का अनादर करके या छोटे कपड़े पहन के, जीन्स पहन के ही वो आगे बढ़ सकती हैं या वो सशक्त नारी कहला सकती हैं। परंतु देखिए, आपकी मैडम, प्रिंसिपल मैडम है, साड़ी पहनी हुई है, इतना कॉन्फिडेंस है उनके चेहरे पर और इतना जोश है उनकी आवाज़ में। वो सशक्त नारी का आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं आप लोगों से कहूँगी, ये भी बहुत इनिशिएटिव शुरू किया है, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। जब बच्ची पैदा होती हैं तब उसके मन में कोई डर नहीं होता है। वो भी अपने छोटे छोटे भाई हैं, उनके साथ ऐसे ही खेलती हैं, बाहर घूमती हैं, खूब उछल कूद मचाती हैं। पर जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती है, उनके मन में डर पैदा किया जाता है। तुम बाहर जाने से डरो, तुम रात से डरो, तुम अंधेरे से डरो, अजनबी से डरो। लेकिन अब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम 21वीं सदी में हैं और महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं, इसलिए अपने बच्चियों के मन में से ये डर निकालें। ये सभी का दायित्व है, सबका फर्ज है। अभिभावक हैं आपके घर में भी बच्चियाँ होंगी, बाकी जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पर, उन सबसे भी कहूँगी कि अपनी बेटी और बेटे में बिल्कुल भी फर्क ना करें। जो काम बेटे कर सकते हैं वही काम बेटियाँ भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी सारी शिक्षिकाएँ हैं, वो किस तरीके से अपने पैरों पर खड़ी हैं, अपना परिवार चला रही हैं। हम भी हैं, ऑफिसर बन के आए हैं, बहुत सारे लेडी ऑफिसर्स सरकार में ही हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि, सरपंच हैं जो महिला हैं। तो आज का समय वो समय है कि हमें दोनों को ही बराबर अवसर देने हैं, दोनों के ही मन से डर निकालना है। स्पेशली जो हमारी बच्चियाँ हैं, उनके मन से डर निकालना है हमें, ताकि वो आगे बढ़ पाएँ, उनकी जो पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज कर पाएँ, जो उनके सपने हैं वो उनको साकार कर पाएँ। तो इसी आप लोगों को देखकर वैसे मुझसे कहा गया था कि मुझे आपको मोटिवेट करना है, पर जब मैंने इस बच्ची का डांस देखा, इतने जोश के साथ उन्होंने डांस किया, मुझे लगता है तो और भी मोटिवेटेड है। मैं खुद ही आपसे मोटिवेशन ले रही हूँ। आज आपको देखकर तो काफ़ी अच्छा लगा मोटिवेशन आके। अगर आज आप में से कुछ बच्चे आज का कार्यक्रम देखकर बिग थॉट वाला ये जो इनिशिएटिव है, इससे कुछ आप मोटिवेशन लेकर अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, अपने सपनों को साकार कर पाते हैं, तो मैं आज के कार्यक्रम को सफल मानूंगी। धन्यवाद। मैम, आपको सुन के बच्चे और ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं और ज़्यादा खुश रहेंगे। और मैं चाहूँगी कि तान्या जो
जो बेखौफ मुहिम शुरू करने की इस स्कूल में वजह बनी। वैसे तो मैंने शुरू किया ही हुआ था पीछे, लेकिन इस स्कूल में जो तान्या और तान्या के पेरेंट्स और मेरे सर, आप किशन जी आप भी आएंगे। एक मोमेंटो मेरी बच्चियाँ और मेरी फीमेल स्टाफ मेंबर्स आपको प्रेजेंट करना चाहती है। ये आपके टेबल पर रहेगा, तो याद रहेगा कि हरियाणा के गांव में अब बेखौफ भी शुरू हो चुका है। और मैं चाहूंगी कि आज तान्या आपके हाथों से और साजन आपके हाथों से एक मोमेंटो लें, ताकि वो कभी भी जीवन में डरे नहीं। मैं चाहूंगी कि सारे एमसी सभी लोग एक बार मैडम के साथ आगे आ जाएं प्लीज। मेरी एमसी बर्मान और उनके पिता अजय तान्या, थैंक यू मैम। प्रदान किया एसएचओ साहिबान श्री राजीव जी और एसएचओ निसिंग श्री अजय सिंह जी, आपने अपना बहुमूल्य समय यहाँ देकर के आप सचेत हो जाएं। जीवन में बहुत कठिनाइयाँ हैं, जीवन में अपार संभावनाएं हैं आपके लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। अजय सिंह जी, एसएचओ जी, एसएलसी वाला डॉक्टर सुरेंद्रपाल जी, सतपाल जी, इंस्पेक्टर राजीव जी, चित्रेन जी, लघु जागला जी, सिंगला जी का आप सबको ममता जी बेहतर बात